नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम न्यूज़ की एक एक करके डिस्कशन करेंगे। वो आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती है उस चीज़ के बारे में भी बताएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को इसके अंदर समाहित करेंगे। और दोस्तों, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद RJ। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, आप सीधे डाउनलोड कर लें। आप लिखने विखने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें किए बिना हम आते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो, अपन आते हैं पहले पेज के ऊपर। तो पहले में बहुत ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है, कि सारे के सारे जिलों के अंदर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय हैं, अब वो खुल जाएंगे। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आती दोस्तों, शांति और अहिंसा व्यक्ति का नैतिक नेचर है, तो नैतिक नेचर को बढ़ाने के लिए क्यों ना पाठ्यक्रम के अंदर एथिक्स को शामिल किया जाए। जो एथिक्स हम आके आरएएस का एग्ज़ाम देते हैं जब पढ़ते हैं, और आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं या किसी स्टेट पीसीएस का देते हैं, सिर्फ तभी पढ़ते हैं। बाकी रीट वगैरह या दूसरे कोई एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, कांस्टेबल वगैरह जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर वगैरह जिनके लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर ही एक ऐसी पोस्ट होता है जो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होता है। उसके अलावा जो पूरा पुलिस महकमा होता है वो उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है जनता और प्रशासन के बीच में, जितना एक सब इंस्पेक्टर करता है। अब उसके एग्ज़ाम, उसके जो होता है एग्ज़ाम, उसमें कहीं एथिक्स का कोई सिलेबस ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, हमारे विद्वानों ने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। तो दोस्तों, इसमें अपने लिए बस सिर्फ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी की पूरी न्यूज़ बकवास है। उसमें बातें की और कुछ नहीं किया। कि मुख्यमंत्री जी ने क्या है, शांति और अहिंसा विभाग अभिनव पहल का क्या किया है, आगाज़ किया है। ठीक, सरकार ने वर्ष 2022 में शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करी थी, ये आपको पता ही है। इसके माध्यम से क्या हुआ, राज्य, संभाग और जिला स्तर पर महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित प्रशिक्षण शिविरों से हजारों युवाओं और उनके जीवन के आदर्शों के साथ साथ शांति और अहिंसा के महत्व को आत्मसात किया जाएगा। तो दोस्तों, एथिक्स के अंदर यदि आंसर राइटिंग आती है और उसमें सत्य अहिंसा का पोर्शन आता है, आपके एथिक्स के सिलेबस में गांधी जी का भी काफ़ी अच्छा वर्णन दिया गया है। गांधी जी के नाम पे ये जो थिंकर्स वगैरह का आप जैसे ही पढ़ोगे, महापुरुषों का पार्ट पढ़ोगे, तो उसमें गांधी जी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप यदि इसका रेफरेंस देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर आपको लेके आएगा, और दूसरे लोगों से 2-3 नंबर का एज दे देगा आपको। ठीक है, बाकी इसमें आपके प्रीलिम्स के लिए कोई न्यूज़ नहीं थी। ठीक, वैसे दोस्तों, आज का जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आया है उसमें ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं गया। बस एक ये चीज़ है कि स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान दिवस है, उसको आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से ढंग से रट लीजिएगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ में इसको दे दूंगा। ठीक है, तो आपसे वनडे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कहीं पे भी कि आतंकवाद विरोधी दिवस को भारत में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। देखो, आतंकवाद का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी है, आतंकवाद का संबंध आपके राजीव गांधी जी हैं उनसे भी है, आतंकवाद का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से भी है। तो इन लोगों को दे दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप आतंकवाद विरोधी दिवस को राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए, चलते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सीधा लास्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही न्यूज़ है कि महाराणा प्रताप जयंती पर मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है कि महाराणा प्रताप जयंती कब है, पहले तो आप ये जान लो, 22 मई। ठीक है, महाराणा प्रताप का संघर्ष जीवन क्या है, प्रेरणादायी है। इसके अलावा आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी आपको, महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, कि जैसे ही कोई ऐसा न्यूज़पेपर आएगा, कोई ऐसा ई-सुजस छपेगा जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से न्यूज़ कम होंगी, उस दिन मैं आपको महंगाई राहत शिविर के बारे में A to Z, शून्य से शिखर तक सारी चीज़ें बताऊंगा।
तो दोस्तों आज आप आराम से महंगाई राहत शिविर को पढ़िए, किस तरह से वहाँ से प्रश्न बनते जाएंगे, आरएएस के लिए किस तरह से बनेंगे, दूसरे एग्जाम से उनके लिए किस तरह से बनेंगे, वो मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधा महंगाई राहत कैंप पे। महंगाई राहत कैंप पहली बात तो ये है कि पूरे राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है, 2023 के अंदर किया गया। तो इसीलिए राजस्थान महंगाई राहत कैंप 2023 इसका नाम है। क्या नाम है? राजस्थान महंगाई राहत कैंप 2023। दोस्तों आरएएस के अंदर सीधा 100 शब्दों का प्रश्न आता है 10 अंक का, उसमें आपसे सीधा पूछ लेंगे कि राजस्थान महंगाई राहत कैंप का विश्लेषण कीजिए, यह आम जनता के या आम नागरिक के जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकता है, या आपसे दूसरी तरह से पूछ लेंगे कि महंगाई राहत शिविर वास्तव में महंगाई को कंट्रोल करने के साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए, भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आपसे इस तरह से 100 शब्दों में और 10 अंक में आराम से पूछ लेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें नीचे आती जाएंगी आपके प्रीलिम्स के लिए और राजस्थान के आरएएस के अतिरिक्त जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे डेट पूछ सकते हैं कि महंगाई राहत कैंपों का आयोजन कब से कब तक किया गया। दोस्तों 24 अप्रैल से 30 जून तक। कब तक? 24 अप्रैल से 30 जून तक। इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाएगा? भाई आप तो जानते ही, आपने सुना है कि यहाँ सर इस जगह पर भी किया जा रहा है, उस जगह पर भी किया जा रहा है, जिलों में भी किया जा रहा है, तहसील स्तर पर भी किया जा रहा है, ब्लॉक स्तर पर भी किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है एक अभियान है, प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग। उस अभियान के प्रत्येक शिविर में प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान, इसका जैसे ही कोई शिविर लगेगा, कोई कैंप लगेगा, वहाँ पर क्या होगा, महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगा दिए जाएंगे उसी अभियान के अंतर्गत। ठीक है, अब आपकी समझ में आया कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है इनका। तो प्रशासन गाँव के संग या प्रशासन शहरों के संग जो प्रत्येक शिविर लगेगा इस तरह का, तो वहाँ पर क्या होगा, महंगाई राहत कैंप के स्पेशल काउंटर लगा दिए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से गांव में 11,283 ग्राम पंचायतों में और शहरों के संग अभियान के अंतर्गत 7500 वार्डों के अंदर वार्डवार शिविर कैंप लग रहे हैं। महंगाई राहत कैंप जो हैं इस शिविरों के अंदर लगाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त 2000 स्थायी जो महंगाई राहत कैंप हैं वो भी लगेंगे। स्थायी महंगाई राहत कैंप का मतलब ये है कि वो 30 जून के बाद भी लगातार चलते रहेंगे, 30 जून के बाद वो हटाए नहीं जाएंगे। ये कैंप कौन सी जगह पर लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे जिला प्रशासन द्वारा लगाए जाएंगे। एक तो ये राजकीय अस्पताल में, गैस एजेंसियों के पास, बस स्टैंड पर, प्रमुख बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पर, जिला कलेक्ट्रेट में, पंचायत समितियों में, नगर पालिका और अन्य राजकीय कार्यालय और सार्वजनिक जो स्थल हैं वहाँ पर जो 2000 स्थायी महंगाई राहत कैंप है उनका क्या किया जाएगा दोस्तों, उनको लगाया जाएगा। ठीक है। अब आप जान गए कि महंगाई राहत कैंप की एक जो बेसिक आधार है वो क्या है। आपको पता लग गया ये कौन कौन सी जगह पर शिविर लगाए जा रहे हैं। पहले आप सोचते हो शायद अलग से लगाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत एक काउंटर लगा दिया जाता है महंगाई राहत कैंप के नाम से। ठीक है। और आपको ये भी पता लग गया ये कब से कब तक चलेंगे। आपको ये भी पता लग गया कि जो स्थायी महंगाई राहत कैंप है, इन जो अस्थायी के अतिरिक्त स्थायी भी हैं 2000, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है। अब अपन चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लेगा कि कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है। 10, 12, 15, 20। ठीक है। तो यहाँ से कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? 10 योजनाओं को। उन 10 योजनाओं में पहली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य प्रत्येक प्रदेश का जो घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता है उसको कम दामों पर सिलेंडर उपलब्ध करवाना। ठीक है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को ढंग से देखना। प्रत्येक जो घरेलू है प्रदेश का घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता है उसको कम दामों पर सिलेंडर उपलब्ध करवाना है। लेकिन आगे देखिए इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप एक बार देखिए। योजना के तहत केवल बीपीएल कार्ड धारक और उज्ज्वला गैस कनेक्शन कार्ड धारकों को ही सम्मिलित किया गया है। मतलब सबको नहीं किया गया, जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको किया गया है और जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन कार्ड धारक हैं केवल उनको किया गया है। और इनमें भी क्या है, पात्र लाभार्थियों को 500 रुपये में घरेलू सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और देखिए एक बात, इनको जो सहायता दी जाएगी वो सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। सब्सिडी के रूप में मतलब ये है
कि ये लोग जो गैस सिलेंडर है उसको जब खरीदेंगे तब मार्केट प्राइस पे ही खरीदेंगे, जो बीपीएल वालों को मिलता है उसी में खरीदेंगे। जो आपका दूसरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले हैं, जितने रुपए में उनको अभी मिल रहा है उतने में ही उनको खरीदना है। लेकिन जब वो खरीदेंगे तो एजेंसी के पास उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या होगा, सब्सिडी के माध्यम से पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसा सब्सिडी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको 500 रुपये दिए और आपको सिलेंडर मिल गया। आपको सिलेंडर उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे अभी तक मिल रहा था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कहाँ हो जाएगा, आपकी एजेंसी के पास। वहाँ से डाटा कहाँ पहुँच जाएगा, सरकार के पास, और वहाँ से सब्सिडी के रूप में पैसा कहाँ आ जाएगा, आपके सीधे बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यहाँ पर जो गैस सिलेंडर योजना है उसके बारे में सीधा पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। अब दूसरे नंबर पर अपन देख लेते हैं राजस्थान निःशुल्क बिजली योजना के बारे में। किसके, निःशुल्क बिजली योजना। इसके अंदर राजस्थान सरकार ने दो चीज़ों को अलग अलग शामिल किया गया, घरेलू उपभोक्ताओं को अलग दिया गया है और जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको अलग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो निःशुल्क बिजली योजना जो है उसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 से किया गया है। कब से किया गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो दोस्तों ये जो योजना है उसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 को किया गया था। कब किया गया था, 1 अप्रैल 2022 को। इसमें क्या था, जब ये योजना प्रारंभ की गई थी निःशुल्क बिजली योजना, तो उसमें 50 यूनिट फ्री दिए जाते थे। कितने यूनिट, 50 यूनिट बिजली फ्री दिए जाते थे। लेकिन 1 साल बाद 1 अप्रैल 2023 से इसे बढ़ाकर 100 यूनिट प्रतिमाह कर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गई आपकी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बिजली योजना। एक जो 100 यूनिट फ्री मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो कुछ नहीं है, आप 100 यूनिट तक यूज करोगे, आपको कोई पैसा नहीं देना है, पैसा आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। मतलब वही प्लान कि आपको बिजली खरीदनी उसी रेट पे है, आपको पैसा भी देना है, लेकिन वो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग आपके सीधे बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और जो कृषि है उसके लिए क्या किया गया है, जो कृषि कनेक्शन रखने वाले किसान, इसके अंदर भी एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को याद रखना, आप उसको देखना और इलेक्शन से मैच करके देखना गवर्नमेंट की थोड़ी सी चाल। वैसे तो मैं किसी भी गवर्नमेंट के ना तो समर्थन में हूँ ना विरोध में हूँ, सारे अपने ही देश के नेता हैं, सारे अपने लिए ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ आप देखना। ठीक है, तो कृषि कनेक्शन रखने वाले किसानों को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। अब इसमें इस लाइन को आराम से देखना कि घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को ये लाभ तब ही मिलेगा तब वो बकाया राशि को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। और दोस्तों एक एक कृषि उपभोक्ता पर 1-1, 1.5, 2-2 लाख का बिल पहले से ही बकाया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर 2 लाख का बिल पहले से ही है, 1 लाख का बिल पहले से ही है, वो कैसे उसको लौटा पाएगा? और उसको यदि वो एक साथ लौटाता भी है कहीं से पैसे लेके, तो जितने का बिल नहीं आएगा उतने की वहाँ पर ब्याज देगा, वो बैंक के चक्कर काटता रहेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक कंडीशन ऐसी है जिसके द्वारा जो सच में बहुत निर्धन है उसको वहाँ पर लाभ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ संशोधन करने चाहिए थे, या तो उनका बिजली बिल जो बकाया है उसको माफ़ करके योजना आगे शुरू करनी थी, या फिर सभी को दे देनी थी। भले ही उसको पीछे से आप वसूलते रहते उस पैसे को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबको दे देना चाहिए था। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से वही बात, इस योजना का लाभ भी सब्सिडी के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक योजना के अंदर अपने 2 योजनाएं कवर कर ली, इसलिए अपनी 3 योजनाएं हो गई। काउंटिंग के हिसाब से 2 हुई हैं, लेकिन वैसे अपनी 3 हो गई। अगर महंगाई राहत शिविर है उसके हिसाब से बात करें तो 3 योजनाएं हो चुकी हैं। बाकी अगर सीधी काउंटिंग में बात करें तो 2 हुई हैं, लेकिन अपन को 3 कंसीडर करेंगे। लेकिन अपनी अगली योजना है दोस्तों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसके नाम पे जाते हैं, अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा का नाम है, सबके भोजन देती है, सबका भंडार भरती है। ठीक है, फूड पैकेट योजना, फूड पैकेट का मतलब है आप भोजन के छोटे छोटे पैकेट बनाकर उस योजना को क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना में क्या किया जाएगा, सभी गरीब परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में खाद्य सामग्री वाले राशन पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब सामग्री को तैयार कौन करेगा, इन फूड पैकेट को तैयार कौन करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी है दोस्तों सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉनफेड मतलब राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। इसकी क्या है जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, सामग्री को तैयार करेगा। सामग्री क्या करेगा, पहले मार्केट से खरीदेगा, खरीद के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उसको तैयार करेगा और उसको एफपीएस वाली मूल्यों, उचित मूल्यों की दुकानों पर क्या पहुंचा देगा। जैसे राशन की दुकानें होती हैं उसी तरह से होती हैं उचित मूल्य की दुकानें, उनको कहाँ पहुंचा देगा, उन दुकानों पर उन पैकेटों को पहुंचा देगा। ठीक है, और इसके वितरण की जिम्मेदारी, इनके वितरण की जिम्मेदारी है दोस्तों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की।
मतलब मार्केट से खरीद के इनका पैकेट बना के और जो एफपीएस दुकानें हैं वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के अंदर आने वाली कॉनफेड की, और वहाँ से आगे वितरण करने की जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इस पैकेट के अंदर क्या क्या खाद्य सामग्री होगी, किन किन चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 किलो चने की दाल होगी, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा, 1 किलो खाद्य तेल होगा, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर होगा, 100 ग्राम धनिया पाउडर होगा और 50 ग्राम हल्दी पाउडर होगा। इसमें दोस्तों नमक थोड़ा ज़्यादा, 1 किलो नमक इतने इसके साथ में 1 किलो नमक बहुत ज़्यादा हो जाए, 1 किलो दाल में 1 किलो नमक पट गएंगे। ठीक है, तो नमक कम करके दूसरी चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए था, बाकी तो विद्वान लोग हैं वो खुद ही जानते हैं। तो इस तरह से अन्नपूर्णा जो है खाद्य पैकेट योजना है आपकी, वो यहाँ पर होती है समाप्त। अब अपन चलते हैं एक वही पुरानी परंपरागत योजना के बारे में जो जब से क्या बोलें इसका उद्घाटन हुआ, जब से इसका प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर चर्चा में रहती है। इसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। एक मनरेगा एक्ट 2005 पारित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों का अकुशल क्षेत्र के अंदर रोजगार उपलब्ध करना। ग्रामीणों को क्या करना है, रोजगार के उपलब्ध कराना है अकुशल क्षेत्र के अंदर, कुशल क्षेत्र के अंदर नहीं। जो लोग पहले से ही टैलेंटेड है उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं आता उनसे बोल दो गड्ढा खोद दे तो भाई गड्ढा खोद देगा, गड्ढा भर दे तो गड्ढा भर देगा। इस तरह का जो काम कर सकता है, अकुशल क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का काम कर सकता है, उसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये योजना जो है वो संपूर्ण रूप से राज्य के द्वारा संचालित है। ठीक है, अब योजना की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। संपूर्ण राज्य में संचालित है, संपूर्ण रूप से नहीं, संपूर्ण राज्य में संचालित है। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इस योजना को लागू नहीं किया गया। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, कि प्रत्येक परिवार को कम से कम एक वयस्क सदस्य को, भाई 5 लोगों का, 10 लोगों का, 1 लोग का, 2 लोग का जो परिवार है, एक परिवार को वैसे क्या माना जाता है, पति पत्नी और 2 बच्चे। राजस्थान के अंदर तो परिभाषा यही है परिवार की। तो उसमें से एक वयस्क को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, जिसको 2022-23 के बजट घोषणा में क्या कर दिया कि 125 दिन का रोजगार कर दिया उसको, कि भाई 100 दिन की जगह 125 दिन एक वर्ष के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को। ठीक है, तो व्यक्ति है वो कैसे रोजगार पाएगा, तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर दिए जाएंगे। आप जाइए पंजीकरण करवाइए। ठीक है, इन लाभान्वित होंगे जितने 100 लोगों का पंजीकरण हुआ तो उसमें से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं करवाया जाता है तो आपको सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आपको जो कार्य है वो आपके निवास स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी पर यदि दिया जाता है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। आपको यदि मान लो 200 रुपये दिए जाते हैं तो उसका 10% मतलब 20 रुपये आपको अधिक से दे के 220 रुपये किया जाएगा। कार्य क्या करवाने हैं किस मजदूर से, और उसने कार्य किया या नहीं किया, उसका सामाजिक अंकेक्षण जो किया जाएगा। ठीक है, जो कैग करती है राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर कौन करेगा, उसको फिर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर 2-3 जनजातियां हैं, खेरुआ और सहरिया, जो स्पेशली 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, और एक कथौड़ी जो कि ज़्यादातर पाई जाती है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो इन जनजाति के परिवारों को एवं विशेष योग्य जनों को, विशेष योग्य जन का मतलब है कोई विकलांग टाइप का व्यक्ति है, किसको कम दिखता है, इस तरह के लोगों को क्या होगा, 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। मतलब 125 + 100 मतलब 225 दिन इनकी तो सरकारी नौकरी से हो जाएगी, पूरी साल नौकरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्या किया जाएगा, इनको अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर आपकी समाप्त होती है मनरेगा योजना। अब इसी तरह की एक और योजना है। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मनरेगा के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। भाई गरीब तो शहरी क्षेत्र के अंदर भी रहते हैं, रोजगार की समस्या तो शहरी क्षेत्रों के अंदर भी है। तो इसके लिए एक और योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आई गई। जो काम ग्राम क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर मनरेगा के अंदर होता है, वही सेम काम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरों के अंदर होगा। वही 125 दिन का रोजगार। ठीक है, 1 अप्रैल 2 पहले 100 दिन का था, इसमें भी फिर 125 दिन का कर दिया। वही शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए। इस तरह ये योजना यहाँ पर समाप्त होती है। अब चलते हैं अगली योजना के पास। तो दोस्तों अगली योजना है हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो दोस्तों एक बात आप जानिए कि जो भी सामाजिक सुरक्षा होती है वो किसी एक योजना के माध्यम से तो नहीं दी जा सकती। समाज में अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, तो उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलानी पड़ेंगी।
तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक बात तो आप यही समझ लीजिए कि इसमें कई तरह की योजनाएं शामिल की गई हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं शामिल की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, निराश्रित बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, इस तरह के लोगों को इनको क्या किया जाएगा, लघु एवं सीमांत किसान हैं, इन लोगों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आरंभ किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर अनेक योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें पहली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसके अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों, 75 वर्ष से नीचे के जो नागरिक हैं उनको 750 रुपये, और 75 या 75 वर्ष से ऊपर के हैं, मतलब 74 वर्ष तक के हो आप, तो आपको 750, 75 के पूरे होते या 75 से ऊपर आपको 1000 रुपये प्रति महीना दे दिए जाएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान, तो उसमें 18 से 55 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये, 55 से 59 750, और 60 से 74 1000, और 75 से लेके ऊपर जितना भी आप, जब तक भगवान आपको लेके न जाए, 1500 रुपये आप सरकार से लेते रहो। ठीक है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान, तो इसके लिए 55 वर्ष से नीचे की महिला या पुरुष, 55 वर्ष से नीचे तो महिला हो और 58 वर्ष तक का पुरुष हो तो 750, 55 वर्ष तक की महिला हो, 58 वर्ष तक का पुरुष हो, 55 वर्ष से ऊपर 55 वर्ष से ऊपर महिला हो, 58 वर्ष से ऊपर पुरुष हो तो आप 1000 रुपये 75 वर्ष तक, और 75 वर्ष से ऊपर दोनों के लिए 1250 रुपये। और लेप्रेसी फ्री लाभार्थियों के लिए, लेप्रेसी का मतलब जिनको कुष्ठ रोग हो चुका है, इनको कोर्सेस पहले थे अब वो सही हो गए हैं, तो उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है। लघु एवं सीमांत कृषक जो वृद्धजन योजना है उनके लिए क्या है, 75 वर्ष या इससे ऊपर के नागरिकों को 1000, 75 वर्ष या इससे नीचे के नागरिकों को 750 रुपये। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पैसे क्या हमें रटने हैं, दोस्तों थोड़ा सा आपको याद तो रखना पड़ेगा, यहाँ तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, किसको कितनी सहायता दी जा रही है। वही है, ज़्यादातर कुछ नहीं है, 75 वर्ष से ऊपर, 75 वर्ष से नीचे, 50 से 75, 18, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगली हमारी योजना है महंगाई राहत शिविर के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेना। तो इसका प्रारंभ किया गया था 1 मई 2021 को। पात्रता क्या रखी गई थी इसके लिए कि राज्य के जो किसान हैं, लघु और सीमांत किसान, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद किसानों को छोड़ दिया गया, लघु और सीमांत किसान। ठीक है। सीमांत का मतलब होता है दोस्तों एक से, जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है, और 1 से 2 है वो लघु हो जाते हैं। ठीक है। 2 से 4 अर्ध मध्यम, 4 से 10 मध्यम, और 10 से ऊपर के बृहद किसान हो जाते हैं। ठीक। राजस्थान के सभी संविदा कर्मचारी, सभी विभागों के जो संविदा कर्मचारी, सभी निगमों के बोर्डों के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हैं, उसके पात्र हैं, वो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए। ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक जनगणना में आते हैं, मतलब गरीब हैं, उनको जनगणना में सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, इस तरह के लोगों को क्या किया गया, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। इन सभी से संबंध रखने वाले राजस्थान का कोई भी परिवार है, योजना का फ्री में लाभ उठा सकता है। इसका 100% प्रीमियम राजस्थान सरकार बढ़ेगी। तो आप बोलोगे सर जो बच चुके हैं उन बेचारों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? यदि कोई सशक्त है तो उसकी गलती थोड़ी है ये, उसको, वो भी तो भारत सरकार का, राजस्थान का नागरिक है, वो तो, उसको भी तो मिलना चाहिए लाभ। तो दोस्तों उसके लिए भी लाभ है। इसके लिए जो क्या किया गया है कि टोटल प्रीमियम रखा गया है लगभग 1700 रुपये का, उसमें से 850 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। भाई जो अति गरीब हैं उनका 100% प्रीमियम, और जो लोग थोड़ा कमाने खाने वाले हैं, सशक्त हैं, उनका 50% प्रीमियम कौन दे देगा? राजस्थान सरकार दे देगी। इसके अलावा मतलब क्या है कि 50% प्रीमियम जमा करके जो भी इनके अलावा जो लोग बचे हुए हैं उस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। इस योजना के अंदर क्या प्रावधान किए गए? तो दोस्तों जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, भर्ती होने से 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो भी खर्चा है वो कौन वहन करेगी? वो करेगी सरकार। ये कैशलेस योजना है। कैसी है दोस्तों? कैशलेस मतलब सीधा पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। सीधा पैसा कहाँ पहुँच जाएगा? हॉस्पिटल के अकाउंट में सीधा पहुँचा दिया जाएगा। आप तो अपने घर जाओ, इलाज करवाओ और घर जाओ। प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक पहुँचाए जाएंगे। इससे ज़्यादा खर्चा होता है तो आप ये स्वयं देखें। ठीक है। इसी तरह से एक और योजना है दोस्तों, वो है दुर्घटना से संबंधित। ठीक है। स्वास्थ्य खराब हुआ तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो गई, और दुर्घटना हो गई तो भाई उसमें भी तो हॉस्पिटल जाना होता है, तो उसके लिए चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हो गई। 1 मई 2022 से इसका भी प्रारंभ किया गया दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या हुआ
कि इसके अंदर 10 लाख रुपए तक का आपको जो है सहायता दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, स्थायी अपंगता, इस चीज़ को लेकर 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल दिया जाता है आपको। 10 लाख रुपए तक का इलाज कौन देता है आपको? राजस्थान सरकार देती है मुफ्त में। अब देखते हैं अंतिम योजना के बारे में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो दोस्तों अंतिम योजना है सीएम कामधेनु पशु बीमा योजना। कौन सी? सीएम कामधेनु पशु बीमा योजना। विभाग कौन सा इसको चलाने वाला? पशुधन विभाग। योजना के विवरण में क्या है, 2023-24 में शुरू की गई थी। भाई लंपी रोग आया था, उसके बाद ही ज़्यादा पशुधन के लिए दिक्कत आई थी, तो तब शुरू की गई थी। इसमें क्या है, जो दुधारू गौवंश है उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक परिवार में इस तरह के जो दुधारू हैं उनको 2-2 पशुओं का, 2-2 दुधारू गौवंश का क्या होगा, 40-40 हज़ार रुपये तक का पशु बीमा करवाया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये योजनाएं होती हैं यहाँ पर समाप्त, और यहाँ पर ही समाप्त होता है आपका महंगाई राहत शिविर। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाओं को महंगाई राहत शिविर में सम्मिलित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। एक योजना ऐसी होगी जो शामिल होगी, 3 ऐसी होंगी जो शामिल नहीं होंगी, या 3 ऐसी होंगी जो शामिल होंगी, 1 ऐसी होगी जो शामिल नहीं होगी। वहाँ आपसे टिक करवा के पूछ लेंगे। तो इस तरह से कई तरह से महंगाई राहत शिविर से प्रश्न बनता है आपका। RAS से लेकर कांस्टेबल तक की परीक्षा में, सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर होता है आज आपका न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन समाप्त। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं थी, पूरा का पूरा महंगाई राहत शिविर के ऊपर ही भरा पड़ा था। और महंगाई राहत शिविर बहुत इंपॉर्टेंट भी था, जिसको हम कभी ले नहीं पा रहे थे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन आ गया होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल छोटा है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते रहोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।